वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ Node.js इंटरनल्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि Node.js का आर्किटेक्चर कैसा होता है, ब्लॉकिंग और एसिंग कोड में डिफरेंस क्या है, उसको Node.js कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे रन करता है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सूडो कोड रन करेंगे और कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ उम्मीदें जो इस लेक्चर से लगाई जा सकती हैं वो ये हैं कि लास्ट तक आते आते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप पूरे फोकस के साथ इस लेक्चर को फॉलो करेंगे। दूसरा, आप किसी भी Node.js या जावास्क्रिप्ट Node.js के कोड का आउटपुट बिल्कुल आसानी से, मैं आपको एक लास्ट में फाइनल मेंटल मॉडल भी दूंगा कि कैसे आप किसी भी Node.js के कोड को, जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिना किसी जार्गन के ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि Node.js इंटरनल क्या है। तो Node.js इंटरनल्स में पहले Node.js की बात कर लेते हैं कि Node.js क्या है। तो Node.js जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, बाहर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले के टाइम पर हम जावास्क्रिप्ट को, और अभी भी हम ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करते थे, पर ये सिर्फ Node.js की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि हम इसको बाहर भी रन कर सकते हैं। और हम इसमें कुछ एनालॉजीज़ और एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं। एनालॉजीज़ और एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं, जैसे ड्राइंग क्लोथ्स कि Node.js को बस इतनी आसानी से समझना है जैसे हम कपड़े सुखा रहे हैं। कपड़े आप सभी ने सुखाए होंगे, बस उतनी ही आसानी से हम Node.js के एग्जीक्यूशन फ्लो को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, पर ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा कि इवेंट लूप ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट होने वाले हैं सिर्फ इवेंट लूप की तरफ। तो पहले हम जावास्क्रिप्ट के बारे में एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जो अपना सारा कोड मेन थ्रेड पर रन करती है या एग्जीक्यूट करती है। अब ये थ्रेड क्या होता है, तो थ्रेड को समझ लेते हैं। तो थ्रेड की एक फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि थ्रेड एक पाथवे है। एक पाथवे है जिस पर जो कोड इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि पहले इंस्ट्रक्शंस क्या है। इंस्ट्रक्शंस वो चीज़ है, हमारा कोड है। जैसे हमने लिखा, कोई भी अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, जैसे कंसोल लॉग पैरेंथेसिस के अंदर हेलो स्ट्रिंग के अंदर है ना, तो वो आउटपुट देगा हेलो। तो ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है। हमने जावास्क्रिप्ट को बताया कि भाई हेलो इसके कंसोल पे भेज दो, तो वो भेज देता है। स्टेप बाय स्टेप मतलब कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जो कोड फाइल है, उसमें फर्स्ट लाइन में क्या है, सेकंड में क्या है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो वन से थर्ड लाइन पे आ जाए फिर फोर्थ लाइन पे आ जाए। तो इसकी कोशिश यही रहती है कि वन टू थ्री ऐसे करें, पर वो जंप भी मारता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये तो थ्रेड की फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, पर क्या हम इसको किसी रियल लाइफ चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? हाँ, हम इसको एक चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे कपड़े सुखाने की रस्सी। हम घर में सबने कपड़े सुखाए, तो इस थ्रेड को आप रिलेट कर सकते हैं इस रस्सी के साथ। और मैं बता देता हूँ कि कोड में क्या क्या चीज़ें हैं, जो आपके कोड की चीज़ें इस एग्जांपल के साथ कैसे रिलेट हो रही हैं, पहले वो देखते हैं। जो हमारा जावास्क्रिप्ट का थ्रेड है वो ये है, ठीक है। और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये रहे। पहला इंस्ट्रक्शन, ये जो क्लोथ्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं। अब अगर मैं सारे, और मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या है, या मेरा एम क्या है इस कोड को लिखने का, कि मैं इन सारे जो मेरे ड्राई क्लोथ्स हैं उनको उठा लूँ, कलेक्ट कर लूँ। और जब सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो ये मेरा एम है। तो ये मेरा थ्रेड है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसको एग्जीक्यूट करो, फिर इसको इसको इसको, यानी इस कपड़े को उठाओ, सूखे हुए को, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ और इसको भी उठाओ, और फिर कह दो हाँ, कोड डन हो गया। ठीक है। अच्छा, एक टर्म और आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्रोसेस।
जब हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को रन करते हैं तो जो हमारे ओएस है वो एक प्रोसेस चालू करती है। प्रोसेस चालू करती है, प्रोसेस का मतलब है प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। अगर वो नोड जेएस की प्रोसेस है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही मेन थ्रेड होता है। एक ही मेन थ्रेड होता है जिसके अंदर सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यही वो मेन थ्रेड है जिसके ऊपर ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 2 3 4 5 टास्क हैं जो कंप्लीट होने लगे। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है, आपने देखा होगा कि कोई जो हमारा क्लॉथ है, कोई कपड़े हैं, कुछ कपड़े जो हमारे गीले होते हैं वो देर में सूखते हैं बाकियों के मुकाबले, ऐसा हो सकता है। तो अगर वो कपड़ा गीला रह गया, वो नहीं सूखा, उसको सूखने में भी टाइम है, तो इसका मतलब मैं झट एकदम से जाकर के सारे कपड़ों को नहीं उठा सकता, मुझे वेट करना होगा इसके सूखने के लिए, है ना। ऐसा ही कोड के अंदर होता है, सेम ऐसा ही कोड के अंदर होता है। अब वो कोड के अंदर जो गीला कपड़ा है या ऐसे टास्क जो टाइम ले रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, उनको वो क्या होते हैं कोड के अंदर वो जानते हैं। पर रियल प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा था, फाइल की रीडिंग करना, डाटाबेस से क्वेरी करना, एपीआई की रिक्वेस्ट करना, ये सब टाइम लेती है। जैसे मेरा एक विंडोज़ कंप्यूटर है या मैक कंप्यूटर है, उसके अंदर से मुझे कोई फ़ाइल रीड करनी है, मैंने ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो फ़ाइल रीड कर रहा है, तो वो टाइम ले सकता है, पता नहीं कितनी बड़ी फ़ाइल हो तो वो टाइम ले सकता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, मेरा जो आगे वाला कोड है, जो उसके नीचे कोड लिखा गया है, वो ब्लॉक हो सकता है, वो रन नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं ब्लॉकिंग कोड प्रॉब्लम। इसी चीज़ को जो हमारा इवेंट लूप है वो सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ जाएं। अब ये जो ब्लॉकिंग कोड वाली प्रॉब्लम है या जो गीले कपड़े वाली जो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसकी दो अप्रोच हो सकती हैं। पहली अप्रोच ये हो सकती है कि सपोज़ करो ये हमारा जीन्स है, जीन जो है वो हमारा गीला है। अगर ये गीला है तो हम क्या करेंगे, पहले हमने कपड़े को उठाया, इस टास्क को एग्जीक्यूट किया, इस लाइन को भी एग्जीक्यूट किया, और इस लाइन में वो कोड है जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो टाइम ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम आगे बढ़ के इसको उठा सकते हैं और इसको उठा सकते हैं, या फिर हम इसके पूरे होने के लिए वेट कर सकते हैं। अगर हम इसके पूरे होने के लिए वेट करेंगे तो क्या होगा, ये तो ये तो सूख गए ना। तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं हुई कि हम इसके चक्कर में इन दोनों को ना उठाएं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये गीला है, ये सूख जाएगा बाद में, हम इनको उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको हटा करके किसी दूसरी रस्सी पे डाल देते हैं, क्योंकि मुझे इस रस्सी को फ्री करना है। जब ये सूख जाएगा तो दोबारा मैं इस रस्सी पे डाल दूँ। इतनी बात याद रखना है, ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर ये गीला है, ये टाइम ले रहा है टास्क कंप्लीट होने में, तो मुझे इसे दूसरे थ्रेड पे भेजना होगा, ठीक है। बस इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम एक कोड का एग्जांपल लेते हैं। कोड का एग्जांपल क्या कह रहा है, कौनसोल लॉग है, टास्क 1, टास्क 2, ये हमारा वेट क्लॉथ है जो कि टाइम लेगा 2 सेकंड का। फिर ये टास्क 3 है, और ये फिर काम हो गया डन, और प्रोग्राम ख़त्म हमारा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हम इसको कोड एग्जांपल, इसको कोड करके देखें एक बार, है ना। इसको कोड करके ही देखना चाहिए, है ना। तो पहले ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ये होगा, फिर 2 सेकंड बाद ये होगा, फिर ये, फिर ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, क्योंकि ये कोड टाइम ले रहा है, इसकी वजह से इन दोनों टास्क को नहीं रुकना चाहिए, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये तो बाद में जब हो जाएगा तब हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक बस का एग्जाम्पल लें, या जैसे कोई लेट आ रहा है, लेट कमर है, तो हमें उसके लिए रुकना चाहिए, रुक सकते हैं। पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बाद में आ जाएगा, है ना, बाद में भी आ सकता है वो। तो हमने बेटर अप्रोच देख ली कि हमें जो काम टाइम ले रहा है, जो टास्क काम ले रहा है, उसके लिए रुकना नहीं है, उसको दूसरे थ्रेड पे भेज देना है। जब वो हो जाएगा तब मेन थ्रेड पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम नोड इवेंट लूप ने सॉल्व करी। अब इवेंट लूप होता क्या है,
तब से इवेंट लूप हो रहा है। पर इवेंट लूप होता क्या है? इवेंट लूप एक सिस्टम है, और नाम से पता चल रहा है ये कोई लूप है। और किसका लूप है? एक इवेंट का लूप है, इवेंट्स का लूप है। ये चेक करता रहेगा, कंटिन्यूसली चेक, कि क्या जो हमारा काम है, क्या हमारा जो टास्क है जो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है। हो चुका है तो उसको मेन मेन थ्रेड पे लाके एग्जीक्यूट कर दो, वरना और इंतज़ार करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दोबारा अपने उसी पे जाएं, इसको दूसरी रस्सी पे डाल दो, ये जो हमारा जीन्स है ना, इसको दूसरे थ्रेड पे डाल दो, और जब तक ये सूखता नहीं है तब तक इसको इस पेन मत लेके आओ, इसको हटाओ, यहाँ पे डाल दो, फिर ये का टास्क कंप्लीट करो, ये करो, है ना। और जैसे ही ये सूख जाए इसको यहाँ लेके आओ, यही काम, और एग्जीक्यूट करो। यही काम होता है इवेंट लूप का, है ना। ये काम हमारे इवेंट लूप का है। पर इवेंट लूप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बस एक वाइल लूप जैसा है, जब प्रोग्राम रन करता रहता है तब तक ये ट्रू रहता है, और ये टास्क को चेक करेगा, टास्क को चेक करेगा कि चेक करो सारे टास्क खत्म हो गए कि नहीं। नहीं हुए तो वो दूसरे थ्रेड में भेज दो जो कंप्लीट नहीं हुए होंगे। फिर उनको देखो, क्या वो जो टास्क हमने दूसरे थ्रेड पे भेजे थे या बैकग्राउंड में रन करने के लिए बोला था, क्या वो कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। अगर हो चुके हैं तो उनको लाके एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये एक शेड्यूलर की भी तरह भी काम करता है। ठीक है, ये एक शेड्यूलर की तरह भी काम करता है। अब हमें थोड़ा सा नोड जेएस आर्किटेक्चर के बारे में समझ लेना चाहिए। इसके बाद ही हम इवेंट लूप में थोड़ा डीप में जाएंगे। तो नोड जेएस के आर्किटेक्चर में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है V8 इंजन। नोड जेएस का V8 इंजन। V8 इंजन क्या है? V8 इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट को रन करता है। इसको क्रोम ने बनाया था, और ये रन क्या करता है? वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस, इन सब चीज़ों को अगर कोड में है, इसको ही ये रन करता है। ठीक है, उसके बाद ये एसिंक ऑपरेशन को हैंडल नहीं कर सकता। हैंडल नहीं कर सकता, याद रखना। एग्जीक्यूट नहीं, हैंडल नहीं कर पाएगा, इसे पता ही नहीं है। अब ये पार्ट है नोड जेएस आर्किटेक्चर का, ये नोड जेएस आर्किटेक्चर के अंदर होता है। पर ब्राउज़र के अंदर कुछ ऐसी एपीआईज हुआ करती थी जो कि ज़रूरी है। और क्योंकि हम नोड जेएस का ज़्यादातर कोड ब्राउज़र के लिए ही लिख रहे हैं या इंटरनेट के लिए ही लिख रहे हैं, तो वो इस V8 इंजन में नहीं है। तो वो हमें अलग से इसके अंदर कोड करनी पड़ी। उनको हम वेब एपीआईज या नोड एपीआईज बोलते हैं। ये दूसरा पार्ट है। ये भी एक पार्ट नोड जेएस के अंदर होता है। ये क्या होते हैं? ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, है ना। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं जो V8 इंजन में नहीं है, वो इसके अंदर है। ये एक तरीके से हमें कंफर्ट दिलाते हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। जैसे हमारे टाइमर्स। टाइमर्स क्या होते हैं? टाइमर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो कोड है उसको कुछ डिले के बाद रन करवाते हैं। मैं चाहता हूँ किसी कोड को मैं कुछ डिले के बाद ही रन करूँ, तो वो पावर हमें टाइमर देता है। फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम्स ऐसे फंक्शंस हैं जो क्या करते हैं, हमें जो हमारी ओएस है उसके अंदर जो फाइल्स स्टोर है उनको रीड राइट करने का पावर देते हैं। फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट, नेटवर्क के फंक्शंस हैं, कुछ नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजने वगैरह के लिए काम होते हैं। तो ये जो ऐसी एपीआई जो V8 इंजन के अंदर नहीं थी वो इसमें थी। अगला कंपोनेंट है लिव यूवी। लिव यूवी क्या है? ये भी एसिंक टास्क को हैंडल करता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इवेंट लूप, थ्रेड पूल। अब ये थ्रेड पूल क्या है? आईओ ऑपरेशंस क्या है? इवेंट लूप क्या है? इवेंट लूप तो हम अभी देख के आ रहे हैं कि ये एक लूप है जो चेक करता रहता है कि कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। थ्रेड पूल क्या है? थ्रेड पूल एक थ्रेड्स हैं बहुत सारे, जिन पर हमारा जो काम नहीं हो रहा था या जो टाइम लगा रहा था उनके ऊपर भेज दिया जाता है उन टास्क को जो टाइम ले रहे थे, जो एसिंक है। ठीक है,
IO ऑपरेशंस क्या है? IO ऑपरेशन जब भी हम सिस्टम या एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जब भी इंटरेक्ट करते हैं हम IO ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे फाइल वगैरह हैंडल करना, ये सब IO ऑपरेशंस का ही पार्ट है। नेटवर्क रिक्वेस्ट बाहर की भेजना, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। अब अच्छा, थ्रेड पूलिंग एसिंक काम अगर ये करता है तो ये भी तो एसिंक्रोनस ही है। ये सारी चीज़ें भी एक सिंक्रोनस है। तो इन दोनों का काम एक जैसा ही नहीं हो गया वेब एपीआईज का? नहीं, हम डिफरेंस देखते हैं कि इनमें डिफरेंस है क्या। नोड एपीआई और लिव यूवी में क्या डिफरेंस है? तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो नोड एपीआईज हैं वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा। और जब ये कुछ एग्जीक्यूट, नोड एपीआईज कुछ एग्जीक्यूट नहीं करती बल्कि रिकॉग्नाइज करती हैं उन फंक्शंस को। जैसे अगर मैं कहीं भी सेट टाइम आउट करूँगा या एफ एस रीड फाइल, कोई फाइल रीड करूँगा, तो मेरे वी एट इंजन को वो चीज़ समझ नहीं आने वाली। वी एस इंजन कहेगा ये क्या चीज़ है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर वी एट इंजन जो है वो इसके पास भेज देगा, नोड एपीआई इसके पास, कि भाई तुझे पता है ये क्या है। तो ये कहेगा हाँ मेरे को पता है। तो ये रजिस्टर करता है रिक्वेस्ट को कि हाँ मुझे पता है इस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है, मुझे पता है। पर ये एग्जीक्यूट नहीं करता कभी। एग्जीक्यूट कौन करता है? लिव यूवी करता है। ये काम लिव यूवी का है जो कि एक सी की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जैसे पहले इवेंट लूप को मैनेज करने की, टाइमर्स सिस्टम को मैनेज करने की, आईओ ऑपरेशंस, थ्रेड पूलिंग की, नेटवर्क पूलिंग और फाइल सिस्टम ऑपरेशंस की। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिव यूबी के पास रहती है। ये बस रजिस्टर करता है उस रिक्वेस्ट को और इसको भेज देता है। फिर ये जानता है लिव यूबी कि कैसे इनसे काम कराना है। अब इतना काम हो गया हमारे पास जो कुछ ऐसा कोड जो इसको समझ नहीं आया था वो इसको दिया, इसने उठा के इसको दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। अब एग्जीक्यूट करने के लिए अब इनकी ना कुछ कंडीशंस होती हैं। एसिंक टास्क है। एसिंक टास्क ऐसा टास्क होता है, दो तरह के टास्क होते हैं, एसिंक वर्क या एसिंक सिंक टास्क। सिंक टास्क इमीडिएट रन होने वाले हो सकते हैं, वो टाइम नहीं लेते। सिंक टास्क टाइम लेते हैं। अगर वो टाइम लेंगे तो मैं उनकी एक क्यू बनाता हूँ। और मैं क्या, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं पहले सारे जो सिंक टास्क हैं या सिंकिंग वर्क है जो टाइम नहीं ले रहा उसको पूरा कंप्लीट कर लूँ। फॉर एग्जांपल, जो उस थ्रेड के ऊपर जितनी भी ऐसे कपड़े हैं जो ड्राई हो चुके हैं उन सबको क्या करूँ मैं, उन सबको मुझे क्या करना है, उठा लेना है, उठा के उसको बकेट में डालना है। फिर जो वेट कपड़े हैं, जो गीले कपड़े हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है। नोट जीएस कहेगा मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ये वेट क्लॉथ है, ये अभी रेडी नहीं है। उसको उठा के वो लिव यूवी को देगा। लिव यूवी उसका ध्यान रखेगा जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता और उसको एक थ्रेड पे, दूसरे थ्रेड पे भेज देता है। उसके बाद हम आते हैं कॉल स्टैक पे कि ये कॉल स्टैक क्या है। तो कॉल स्टैक वो स्पेस है या ऐसा स्पेस है जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में ही, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि थ्रेड इज ए पाथवे वेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप। तो एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप करने के लिए यही काम आता है। यहाँ पर सबसे पहले सिंक्रोनस टास्क जाता है और सिंक्रोनस टास्क यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, कॉल स्टैक में जाएगा और सिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूट होगा। अब ये दिख रहा है, ये जो पूरा कोड है वो कैसा कोड है, सिंक्रोनस कोड है। इस सिंक्रोनस कोड को ऐसे भी समझ सकते हैं जिसको V8 रिकॉग्नाइज करे, जिसको जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज करे, वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ये सब है ना, कंडीशनल्स, ये सब वो सिंक्रोनस कोड है। तो हमें दिख रहे हैं इसमें दो फंक्शंस हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये भी फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसकी होस्टिंग वगैरह जो कुछ भी होगा वो हम देख चुके हैं, वो अभी इसका पार्ट नहीं है। और ये रन कर दिया ये। तो रन करने पे होगा क्या, वही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। उसके बाद फिर एक और कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, जे की क्या करेगा, बी को रन करेगा, फिर एक और कॉन्टेक्स्ट बनेगा, फिर ये एक और कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, हेलो भेज देगा, फिर ये सारे कॉन्टेक्स्ट हट जाएंगे। और हटेंगे कैसे, लास्ट इन फर्स्ट आउट से हटेंगे, जो बाद में जाएगा वही पहले आएगा। ठीक है,
अब हाँ, अब हमने ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, एसिंक कोड को ही मैंने एक्सप्लेन किया है। हम सिंक कोड को कैसे एक्सप्लेन कर एसिंक कोड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने सिर्फ सिंक कोड को एक्सप्लेन किया है। ये एसिंक कोड को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि एसिंक कोड में क्या होने वाला है। तो एसिंक कोड ये रहा हमारे पास। क्या है एसिंक कोड में? कौन लॉग है हमारे पास, ये जावास्क्रिप्ट समझता है ना। फिर ये है हमारे पास, और ये तीनों चीज़ें हैं। ये इमीडिएट रन नहीं होने वाला, इमीडिएट रन नहीं होने वाला गीला कपड़ा, इसको दूसरे थ्रेड पे भेजना पड़ेगा हमें, और ये होने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें कैसे काम करेंगी हमें वो देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो थर्ड वाली लाइन है, जो हमारी कंसोल लॉग स्टार्ट है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख के देता हूँ। स्टार्ट ही था ना वो, स्टार्ट है ये। इसके बाद सेट टाइम आउट है हमारे पास, इसमें एक ये था, और इसके डायरेक्ट ही लिखते हैं। इसको सपोज करो हम देखते हैं ना टाइमर, और डिले इसको 0 देते हैं। इसके बाद हम एक कंसोल लॉग और लिखते हैं, और इसमें लिखेंगे एंड। ये एंड। इनको अलग करना ज़रूरी है थोड़ा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब पूरा कोड रन करके दिखाता हूँ कि ये रन काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले सिंक्रोनस जो कोड होगा वो अलग हो जाएगा, और एसिंक्रोनस होगा अलग। इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ये आ गया। अब ये क्या होगा, इसको जावास्क्रिप्ट V8 रिकॉग्नाइज करेगा, और इसको डायरेक्ट कहाँ भेज देगा, कॉल स्टैक के अंदर। रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसको यहाँ भेज देगा ये। फिर वो आएगा इस लाइन के ऊपर, इसको APIs के पास भेज देगा सिर्फ रजिस्टर होने के लिए। इसको रजिस्टर होने के लिए APIs के पास भेज देगा, पर इसका जो कॉल बैक है ये, वो यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, सिर्फ कॉल बैक ही नहीं आता, इसका जो डिले है वो भी आता है। अभी इसका डिले आता है, और लिव यूवी को बताया कि इसका 0 का डिले है, तो मुझे ये तैयार है जाने के लिए। और ये यहाँ रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, इसका काम ख़त्म। अब लिव यूवी को बताया ये जाने के लिए तैयार है, पर अभी कॉल स्टैक में कौन है, ये। फिर कौन जाएगा, ये। कॉल स्टैक में ये जाने के लिए, क्योंकि ये आया है तो यही निकल जाएगा बाहर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये निकल गया, ये प्रिंट हो गया स्टार्ट, और फिर प्रिंट होगा एंड। अब हमारे पास आते हैं एक और, ये क्या है, ये हमारे पास है इवेंट। ये हमारा इवेंट लूप है, जो कि क्या कर रहा होगा, बार बार देख रहा होगा कि क्या वो कोड जो ये है तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। ये कहेगा हाँ तैयार तो है, पर ये फिर दोबारा एक कंडीशन है इसकी, कि क्या जो सारा जो सिंक्रोनस कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो गया तभी इसको भेजना है यहाँ पर, तो हो गया है, ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन सकता है। इतनी बात तो फॉलो अप कर ही रहे होगे। और ये लो, यहाँ पर आ जाएगा ये कोड, और टाइमर आ जाएगा। तो इसका फ्लो समझ आना चाहिए कि सबसे पहले क्या स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट आएगा, उसके बाद एंड आएगा। देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आउटपुट क्या होने वाला है, आउटपुट क्या होने वाला है, पहले स्टार्ट,
उसके बाद टाइमर, उसके बाद एंड। ये आउटपुट आने वाला है पूरा। अब हमने ये देख लिया, अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास V8 इंजन है, ये APIs हैं, ये लिव यूवी की सारी चीज़ें जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये कॉल बैक क्यू है। इसके अंदर ही मैं एक चीज़ भूल गया, पहले वो जो हमारे पास जो सेट टाइम आउट था, जैसे अभी दोबारा से कर लेते हैं, जो हमारा सेट टाइम आउट था वो पहले यहाँ पर आएगा console लॉग होने के बाद। console लॉग होने के बाद जो हमारा सेट टाइम आउट था, सेट टाइम आउट जो था हमारा वो पहले यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? वो इस कॉल बैक को, ये जो कॉल बैक है वो डायरेक्टली उसमें नहीं जाता है, पहले इस क्यू की, एक मैंने आपको क्यू बताया था कॉल बैक क्यू, इसमें भेजता है, इसमें भेजता है, इसमें भेजने के बाद ये चेक करता है, फिर ये इसमें जाता है। ठीक है। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ये दिमाग से, मतलब दिमाग से नहीं निकला, वो ध्यान में नहीं रहा। तो कुछ चीज़ें अब जो डाउट आने चाहिए वो ये है, क्या डॉम इसका पार्ट है? नोड एपीआई का डॉम ब्राउज़र का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। फैच किसका पार्ट है फिर? फैच नोड, पहले नोड जेएस का पार्ट नहीं हुआ करता था, पर अब नोड जेएस का पार्ट है फैच। प्रोमिसेस V8 का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये ब्राउज़र का पार्ट है, ये नोड जेएस का पार्ट है, और ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट में है। अब अब क्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं। जो कॉल बैक क्यूज़ हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। पहला वो क्यू, अब ये इसको क्यू नहीं बोलेंगे, ये सिंक्रोनस कोड है। ये सिंक्रोनस कोड है, कॉल स्टैक है किसका? सिंक्रोनस कोड का। फिर उसके बाद है हमारे पास माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, माइक्रो टास्क क्यू है हमारे पास, ये दोनों। उसके बाद है हमारे इवेंट ल्यू वाले क्यू। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। पहले हमारे पास क्या है? सिंक्रोनस का कोड, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, वो जाएगा। उसके बाद ये, फिर है ए सिंक्रोनस की। ए सिंक्रोनस में क्या? ए सिंक्रोनस में भी किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है? नेक्स्ट क्यू की। उसके बाद प्रोमिसेस की प्रायोरिटी है। उसके बाद है इवेंट लूप की। इवेंट लूप में भी ये फेजेस हैं अलग अलग। ठीक है, सिंक्रोनस, फिर है ये सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस में नेक्स्ट, ये माइक्रो टास्क की, माइक्रो टास्क में नेक्स्ट टिक की और प्रोमिसेस की, फिर प्रोमिसेस की, फिर इसकी। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन क्यूज़ के बारे में। तो जो इवेंट लूप है उसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि कॉल लिव यू भी में जाओ, काम हो गया क्या, काम हो गया तो उसको कॉल बैक में लेके आओ, और फिर उसको हम कॉल स्टैक में भेजते हैं। सिर्फ इतना काम नहीं, जो हमारा कॉल बैक क्यू वाला भी पार्ट है उसके अंदर भी काफ़ी सारे फेसेस आते हैं। तो कॉल बैक जो है हमारा, जो कॉल बैक क्यू है, उसके भी अलग अलग पार्ट हैं, उसमें भी अलग अलग प्रायोरिटी है कि कौन से एसिंक कोड को पहले एग्जीक्यूट कराया जाए, है ना। तो अभी हम देख के आ चुके हैं उसमें कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस एसिंक्रोनस की है? माइक्रो टास्क वालों की है। उसके बाद इवेंट लूप वालों की है। तो जो माइक्रो टास्क वाले हैं उनको हम पढ़ेंगे, पर पहले हम इवेंट लूप वाले फेसेस को पढ़ते हैं। इसमें जो क्यू हैं उसके फेसेस हैं कुछ। फेसेस मतलब, फेजेस मतलब स्टेजेस कह सकते हैं हम इनको। जो एक लूप रन होगा पूरा, उसकी एक स्टेज है कि पहले ये स्टेप, फिर ये, फिर ये, फिर ये, स्टेप बाय स्टेप उसके फेजेस हैं। तो उसके 6 फेजेस होते हैं, और हर एक फेज़ के पास अपना एक क्यू होता है। हर एक फेज़ के बाद अपना एक क्यू होता है, और ये ज़रूरी है कि हर एक फेज़ के पास अपना एक क्यू हो, ताकि वो अपने तरह के फेज़ के कॉल बैक को अपने साथ ही रखें, है ना। अब ये देखो, इसमें फेजेस कौन कौन से हैं? टाइमर्स। ठीक है,
टाइमर्स कौन से, वो हम देखेंगे। पेंडिंग कॉल बैक्स, आइडियल प्रिपेयर, पोल, चेक और कॉल बैक, क्लोज कॉल बैक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइमर क्या है। तो टाइमर कॉल बैक क्यू का पार्ट है। तो कॉल बैक क्यू में नाम से ही समझ आ रहा है कि कॉल बैक क्यू जो हमारा है, हम यहाँ पे अगर देखें कॉल बैक क्यू को थोड़ा, कॉल बैक क्यू में क्या आता है, लिव यू वी में जो भी रजिस्टर करता है ये एसिंग टास्क को, वो यहाँ आते, और यहाँ से उसके जो कॉल बैक्स हैं वो यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो कैसे कॉल बैक्स जाएंगे हमें वो चेक करना है, या कौन कौन से कॉल बैक्स जाने वाले हैं। चलो, तो पहला जो फेज़ है वो टाइमर्स का है, मतलब वो टाइमर को सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, वो टाइमर से ही शुरुआत करता है। ठीक है, तो अब हम टाइमर्स के जो कॉल बैक्स हैं, जैसे स्टेप सेट टाइम आउट के अंदर हम जो कॉल बैक देंगे वो रन होंगे इस टाइमर के अंदर, इस टाइमर फेज़ के अंदर। और एक चीज़ और, अगर मैं 0 मिली सेकेंड भी उसको दे दूँ तब भी वो इमीडिएट रन नहीं होने वाला। उसको पहले नोड जेएस एपीआई में वो रजिस्टर होगा, फिर लिव यूबी के पास आएगा, लिव यूबी के पास अगर वो 0 ms से है तो वो कॉल बैक क्यू में जाएगा, और कॉल बैक क्यू में भी कौन से क्यू के पास जाएगा, इवेंट लूप के क्यू के टाइमर फेस के अंदर जाएगा वो। फिर हमारे पास पेंडिंग कॉल बैक्स हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सिस्टम लेवल कॉल बैक्स हैं जो कि मोस्टली एरर नेटवर्क्स वगैरह और एरर्स के लिए काम आते हैं, नेटवर्क्स के एरर्स के लिए। ये आइडल प्रिपेयर, इनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये दो फेसेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये हमारे आउटपुट प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी को कहीं भी हैम्पर करने वाले हैं। ये बस नोट जेएस अपने लिए रखता है बुक कीपिंग के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए रखता है। हम देखते हैं पोल फेज। अब पोल फेज में क्या है, पोल फेज में पोल फेज में हैंडल्स होती हैं ऐसी चीज़ें जो कि इनपुट और आउटपुट, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर कुछ बताया था ना, इनपुट आउटपुट वाली पोलिंग वाली चीज़ें, इनपुट आउटपुट वाली ऑपरेशंस वाली चीज़ें, वो वो यहाँ पर होती हैं, वो इस फेज़ के अंदर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल सिस्टम को रीड करने के बाद जो कॉल बैक रन होने चाहिए वो, नेटवर्क रिस्पॉन्सेस के आने के बाद जो कॉल बैक्स रन होने चाहिए, डाटा बेसिस को क्वेरी भेजने के बाद या रिस्पॉन्सेस के बाद जो कॉल बैक्स रन होने चाहिए वो इस फेज़ में रन होंगे। ठीक है, पर याद रखना जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तभी रन होने वाले हैं वो कॉल बैक्स, ऐसे नहीं रन होंगे। जब फाइल रीड हो जाएगी तभी वो कॉल बैक रन होगा, वरना उसको वेट करेगा। इवेंट लूप उसको एक्नॉलेज कर लेगा कि ये वेट कर रहा है, इसको टाइम लग रहा है, मुझे दूसरे फेज़ के पास जाना चाहिए। वो पूरा फ्लो अभी हम एक साथ देखेंगे। जैसे हमारे पास ये है, फाइल सिस्टम रीड कर रहा है, ये एक फाइल डॉट टी नाम की फ़ाइल को रन कर रहा है, ये कॉल बैक है। जैसे ही ये फाइल रीड हो जाएगी इस कॉल बैक को रन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इतना है कि ये बताता है उसको कि मैं तैयार हूँ कि नहीं, रीड हुई है फाइल कि नहीं, बस। फिर हमारे पास है चेक फेस। चेक फेस में सिर्फ ये चीज़ रन होगी, सेट इमीडिएट, इसके इसका जो कॉल बैक है सॉरी वो रन होगा सिर्फ इस फेस में। ठीक है, अब हमारे पास है क्लॉज कॉल बैक, इसमें सॉकेट्स वगैरह ये ऐसे कॉल बैक्स रन होते हैं। अब एक चीज़ और, हमने थ्रेड पूल को तो समझा ही नहीं। तो थ्रेड पूल ऐसे पूल्स यहाँ पे बैकग्राउंड में काम हो सकता होगा, जैसे फाइल सिस्टम और ये सब टाइम लेने वाले काम है, वो इन थ्रेड्स पे होने वाले हैं, वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, नोड जेएस के अंदर इनको वर्कर्स भी बोल सकते हैं जो कि बैकग्राउंड में टास्क को रन करेंगे। टास्क पूरे हो जाएंगे तो मेन थ्रेड पे आ जाएगा वो काम। डिफ़ॉल्ट साइज़ इनका 4 थ्रेड होता है, हम इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इनको विजुलाइज करना हो इस लूप को पूरे को, तो वो कैसे करें, इवेंट लूप को। तो इवेंट लूप कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि हमारे पास टाइमर से स्टार्ट होगा। अगर टाइमर जो है उसका टाइम ख़त्म हो गया होगा, सपोज़ करो एक सेट टाइम आउट फंक्शन मैंने दिया और वो 2 सेकंड डिले के साथ दिया था, और वो 2 सेकंड टाइम पूरा हो गया, तो यानी कॉल बैक
एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, तो वो इसको भेज देगा, इवेंट लूप इसको एक्नॉलेज करेगा और तभी भेजेगा जब सिंक्रोनस जो टास्क है हमारा वो कॉल स्टैक से पूरा कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, तो इसको भेज देगा। अगर नहीं हुआ होगा तो वो कहेगा अगले फेज़ पे जंप करता हूँ। इनके बाद इनको कोई काम नहीं है, पोलिंग पे आएगा कि भाई कोई फाइल रीडिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ आईओ पोलिंग वगैरह कुछ हो रही हो तो मैं इसको करूँगा। अगर वो हो गई हो तो उसका कॉल बैक मुझे दे दो, मैं उसको रन करूँगा, कॉल बैक क्यू में डाल दूँगा। इन सब के अलग अलग क्यूज़ होते हैं। फिर चेक वाले को, फिर क्लोज कॉल बैक को, फिर वापस टाइमर पे आएगा, फिर ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि सारे जो कॉल बैक्स हैं वो ख़त्म ना हो जाए, सारे जो काम है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये सब चलता रहेगा और वो चेक करता रहता है। अब मैंने इवेंट लूप तो पढ़ लिया, पर और भी इवेंट लूप में जो क्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब मेरे पास ये लूप आते हैं कुछ, तो इनको कैसे डील करना है। ये माइक्रो टास्क हैं, इनकी प्रायोरिटी जो हमने अभी फेसेस देखे थे उनके क्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, प्रोमिसेस वगैरह आ जाती हैं। प्रोमिसेस की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है। सपोज करो एक सेट टाइम आउट फंक्शन है और एक प्रॉमिस है, दोनों ही कहाँ जाएंगे, लिव यूवी वगैरह के पास जाएंगे और इनके कॉल बैक्स हमारे रेडी होंगे तैयार होने के लिए और दोनों ही क्यू में पहुंच गए। तो इवेंट जो लूप है वो क्या करेगा, वो जाएगा पहले माइक्रो टास्क क्यूब के अंदर। तो माइक्रो टास्क क्यूब के अंदर जब वो जाएगा तो माइक्रो टास्क क्यूब के अंदर वो चेक करेगा कि माइक्रो टास्क क्यूब के अंदर वो जाके चेक करेगा कि भाई प्रोमिसेस कोई है, कोई माइक्रो टास्क क्यूब के अंदर कुछ है, होगा तो पहले उसको भेजेगा वो। और तभी भेजेगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तभी भेजेगा जब सिंक्रोनस कोड सारा रन हो चुका होगा, वरना उसको होल्ड करके रखेगा। फिर उसको भेज देगा कॉल स्टैक में, कॉल स्टैक में प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, उसके बाद सेट टाइम आउट जाएगा। तो इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसी की होती है, उसको भी देखेंगे। पहले इस एक कोड एग्जांपल को देखते हैं। ये कोड एग्जांपल क्या कह रहा है, ये एक सेट टाइम आउट फंक्शन है। ठीक है, इस सेट टाइम आउट फंक्शन में हमने क्या किया है, सेट टाइम आउट को पहले डिफाइन किया है कोड में। ठीक है, तो ये पहले रजिस्टर हो जाएगा, पर क्योंकि प्रॉमिस भी उसी टाइम पर रिजॉल्व हो रहा है तो पहले ये रन हो जाएगा, फिर बाद में ये जाएगा। तो इसका आउटपुट आप सभी को पता होगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका आउटपुट है, बस ये इसका आउटपुट है। क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो क्यू में ये जाएगा। अब मैं क्यू बना के बता देता हूँ। ये हमारा कॉल बैक क्यूब है, कॉल बैक क्यू है ये हमारे पास। इसमें हाई प्रायोरिटी किसकी है, प्रॉमिस की। किसकी है, प्रॉमिस की। इसके बाद हमारे पास है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। ठीक है, भले ही ये पहले रिजॉल्व हो जाए, अगर कोई प्रॉमिस है इसके रिजॉल्व होने तक तो पहले इसको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जाएगा। पहले इसका कॉल बैक रन होगा, कहाँ पर, कॉल स्टैक में। इसका कॉल बैक कॉल स्टैक में जाएगा, फिर इसका कॉल बैक कॉल स्टैक में जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। अब ज़रा देखते हैं इसको कि जो हमारा माइक्रो टास्क क्यू है, प्रोमिसेस में किससे उससे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी। प्रॉमिस नेक्स्ट है कि एक स्पेशल केस है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है क्यू में। मतलब अगर ये तीनों चीज़ें होनी है तो पहले आपको पता होगा क्या होने वाला है, आप गैस कर सकते हैं क्या होने वाला है। तो प्रायोरिटी ये रही इन तीनों क्यू की। ठीक है, प्रायोरिटी ये है इन तीनों क्यू की, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये एक कोड एग्जांपल है,
इसको मैं फिनिशिंग से स्टार्ट तक पूरा ही सॉल्व करने वाला हूँ। पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा इसमें एडिशनली, कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ ये है, पोल और सेट इमीडिएट की एक ट्रिक है। आप इसको अपने कोड में देख लीजिए ज़रा, और इसको टाइप करके पता लगाइए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अरे, और ये उल्टा कैसे हो गया? ठीक है, और इसका क्या आने वाला है? यहाँ पे फाइल, एक लोकल डायरेक्टरी में एक फ़ाइल बना लेना, फाइल डॉट टी एक्स टी, फिर इसको रन करना और देखना आउटपुट दोनों का आता क्या है। अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ कि इन दोनों, इसका आउटपुट जो है वो गारंटीड नहीं है, और ये नो, जो हमारी नोड की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें लिखा हुआ है, ये दिया गया है। मैं दिखा देता हूँ। ये है, शायद इसी में आएगा, और इसमें ये रहा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रन द फॉलोइंग स्टेप विच इज़ विथिन, विच इज़ नॉट विथिन IO साइकिल, या फिर मेन मॉड्यूल में हो, द ऑर्डर इन विच इज टू टाइमर executed इज नॉट deterministic as it is bound by the performance of the process। क्या, इसको कॉपी करते हैं थोड़ा और यहाँ पर डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर हम इस, ये एक्सेप्शन समझ लो या कुछ भी समझ लो, अगर ये किसी भी फंक्शन में नहीं है, IO साइकिल में नहीं है, IO साइकिल के फंक्शन में नहीं है, तो इसके ऑर्डर की गारंटी नहीं ले सकते। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ये बाउंड है प्रोसेस के परफॉर्मेंस की, यानी उस समय जो तुम्हारे सिस्टम में प्रोसेसेस चल रही होंगी, ये उसके बाउंड है। ये पहले टाइम आउट भी आ सकता है, इमीडिएट भी आ सकता है, पहले इमीडिएट आ सकता है और टाइम आउट भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस ही इसको डिटरमाइन कर सकती है, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू में अगर ये आए तो बेधड़क बता देना कि अगर ये IO साइकिल के अंदर नहीं है, मॉड्यूल के अंदर है, मैंने फाइल के फाइल में बाहर ही है, तो हम इसका ऑर्डर गारंटीड नहीं कर सकते, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। यहाँ देखो, IO साइकिल मतलब, IO साइकिल वो पोलिंग वाला पार्ट है। इसमें ये देखो, इसमें हम इसमें बता सकते हैं, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें कितने फेसेस होते हैं? टाइमर होता है हमारे पास, फिर IO पोलिंग होता है। तो टाइमर इस फाइल में है नहीं, इस मॉड्यूल में टाइमर है नहीं, इस फाइल में टाइमर है नहीं, तो डायरेक्ट IO पोलिंग होगी, है ना। IO पोलिंग जब होगी उसके बाद कौन सा फेज़ आता है? चेक फेज़ आता है। तो हो सकता है आपका लॉजिक कहे कि सेट टाइम आउट आना चाहिए, पर सेट टाइम आउट नहीं आएगा, क्योंकि हम इवेंट लूप हमेशा फेज़ वाइज चलता है कि वो कौन से फेज़ में है, उसके बाद दूसरे कौन से फेज़ में आता है। अगर उसकी चीज़ आ रही है, जैसे सेट इमीडिएट आ रहा है नेक्स्ट फेज़ की चीज़, तो वो रन कर जाएगा पहले, इसको वो दूसरे लूप में जब वो दोबारा आएगा तब रन करेगा, इसलिए इमीडिएट इसमें पहले आएगा, टाइम आउट बाद में आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी सेट टाइम आउट को मत देख लेना, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं होते, ये प्रायोरिटी नहीं होती, ये फेज़ के हिसाब से काम करता है। इवेंट लूप के क्यू जो हैं वो हमेशा फेज़ के हिसाब से ही काम करते हैं, ना कि प्रायोरिटी बेसिस पर। फुल मेंटल मॉडल क्या है, ये बाद में समझ लें। मेंटल मॉडल बस इतना सा है, पहले इस सिंक्रोनस कोड को रन कर दो, फिर अगर ये हो तो इसको रन करो, फिर ये हो, यानी माइक्रोटॉस क्यू वाला प्रोमिसेस वगैरह वो रन करो, फिर इवेंट लूप को फेज वाइज रन करो। ठीक है, फेज वाइज रन करो, पहले टाइमर हो तो टाइमर रन करो, टाइमर नहीं है तो पोल रन करो, पोल के बाद पोल के अंदर क्या है, चेक है, क्लोज है, या इन दोनों में से कुछ नहीं, टाइमर है तो टाइमर रन करो, फेज वाइज रन करेगा हमेशा। ठीक है, अब इसके कुछ कोडिंग एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, आसान रहने वाले हैं, ऐसी कोई
तो उड़ू नहीं होंगे, तो देख लें। एक बार VS कोड पे चलते हैं। यहाँ आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल फटाफट बता सकते हो। ये हमारा पहला फंक्शन था, याद हो, पहला एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, सिंक वाले पहले होंगे, तो सिंक वाले पहचान लो, 1 2 3 4, पहले, दूसरे, थर्ड, फोर्थ, ये, और उसके बाद 2 सेकंड बाद ये, 2 सेकंड बाद ये आ रहा है ना। तो मैं इसको देख लेता हूँ, नोड first.js। अब इसको क्या परेशानी हो गई, अच्छा है वो दूसरे फोल्डर में है। चलो कोई बात नहीं, इसको रन करें क्या। JS क्यों दे रखा है। CD एग्जांपल, और फिर इसमें हम फर्स्ट, तो देख लो, ये आया, ये आया, ये आया, ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, फिर ये, और फिर 2 सेकंड बाद ये आना चाहिए था। शायद 2 सेकंड आपने देख नहीं पाया, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अभी तक नहीं आया है, अब आया है 2 सेकंड बाद। होप इट इज़ क्लियर। अब हम चलते हैं इनके पास। पहले क्या आएगा बताओ, गैस करो, तब तक मैं इसको टाइप करता हूँ। यही गड़बड़ होती है, करो। ये लो, क्लियर करो थोड़ा। ये है सिंक्रोनस टॉप लेवल कोड बोल सकते हैं इसको, और ये है हमारे पास, फिर ये आएगा, ये एक्सपेक्टेड था। 2 वाला, इसको गैस करो, क्या आना चाहिए था, क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ एक बार। V8 इंजन में के पास जब ये फाइल गई होगी, तो पहले उसने सिंक्रोनस कोड को रन करा होगा और वो कॉल स्टैक में जाएगा, तो ये चीज़ कॉल स्टैक में जाएगी। ये नोड जेएस की एपीआईज के पास ये रजिस्ट्रेशन होगा, इनका लिव यूवी के पास भेजेगा, लिव यूवी इनका टाइम देखेगा कि इनका, लिव यूवी के पास एक टाइमर सिस्टम होता है, उससे ये देखेगा कि इनका टाइम ख़त्म हो गया, इनका टाइम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, इनका टाइम ख़त्म हो गया, तो ये कॉल बैक क्यू के अंदर जाते हैं सीधा, और इवेंट लूप चेक करता है कि क्या कॉल स्टैक एम्प्टी है, यानी सारा सिंक्रोनस कोड जो है वो रन हो चुका है, तो इनको भेजने का टाइम आ गया है। तो इनको भेजने का टाइम आ गया है। अब मैंने बताया था कि अगर ये मॉड्यूल के अंदर है, ऐसे फाइल के अंदर ओपन है, तो क्या होने वाला है, तो वही होने वाला है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो प्रोसेस के परफॉर्मेंस पे या प्रोग्राम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ पहले आएगी। तो ये आता है ज़्यादातर पहले, ये एक्सेप्शन है, ये आ जाता है, आना इसको चाहिए था पर ये आ जाता है। थर्ड वाला देखते हैं, होप यू गेट दिस वन, थोड़ा नया है पर आना चाहिए। यहाँ देखो, ये भले ही लास्ट में था पर ये पहले आया है, और ये फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आएगा ये। अब एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं था, ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं था, पर ये क्यों बाद में रन हुआ,
ये क्यों बाद में, इन दोनों में से डिटर्मिनिस्टिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे था, तो इसमें पहले ये आ गया, फिर ये आया, उसके बाद ये आएगा। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये आप लोग कर ही सकते हो, फोर्थ वाला भी कर सकते हो। आउटपुट स्क्रीनशॉट लेके रन करके देखना और देख लेना पहले क्या आएगा इसमें, क्या आना चाहिए। जो आप सोच रहे हो वही होगा, 4/4, क्योंकि ये मॉड्यू आईओ आईओ साइकिल के अंदर है, याद रखना। देखो, टॉप लेवल कोड, फिर आएगा इमीडिएट, फिर टाइमर, फिर ये आएगा, फिर इसका कॉल बैक रन होगा। जैसे ही ये रीड हो जाएगी फिर इसका कॉल बैक रन होगा। इसमें भी क्या रन होगा पहले, इसमें रन होगा सिंक्रोनस कोड, फिर क्या रन होगा, अगले फेज़ वाली चीज़, क्योंकि ये आईओ फेज़ वाली चीज़ है, पोल वाले फेज़ की चीज़ है, पोल वाला फेज़ चल रहा है। इसके बाद कौन सा फेज़ आता है, चेक फेज़, यानी सेट इमीडिएट का एस्केप, इसलिए ये आता है। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बस। इसके बाद 5। अब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बोला था कि हम थ्रेड को चेंज कर सकते हैं, हमारा अपने थ्रेड साइज़ को चेंज कर सकते हैं। थ्रेड साइज़ को क्या चेंज करता है, अभी मैंने अपने आप को 8 थ्रेड्स को एलोकेट करके रखा है, मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। पूरा कोड देख लो, है ना, ये रहा पूरा कोड, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आउटपुट नहीं दिखाने वाला। 6th में क्या है, ये भी वही है। ये एक आईओ स्केलिंग और हो गया, दिख रहा है, क्रिप्टो भी तो होता है, हैशिंग हो रही है पासवर्ड की, तो ये सेट टाइम आउट वगैरह है। तो इसमें क्या आएगा वो दिमाग में ज़रा सोच के रखना, है ना। और सोचना कैसे, हमेशा फेजेस के हिसाब से ही सोचना है। इसमें क्या है, इसको रन करें, पहले इमीडिएट आएगा, परफॉर्मेंस की वजह से डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बस इतनी ही सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी हम दोबारा उसी फाइल के पास चलते हैं, ठीक है। आई होप आप डाउट वगैरह कमेंट में बता सकते हैं, अगर कुछ हो तो आई विल बी हैप्पी टू टेक। दूसरा, ये फाइल की लिंक थोड़ी लाइक वाइक करवा दो तो इसकी लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर 50 लाइक हो गए तो करवा दूंगा। बाकी अब नोड जेएस का इंटरनल सीख लिया है, अब इससे भी पहले नोड जेएस के साथ क्या चीज़ें होती हैं, कि जैसे हम नोड फाइल का नेम जब ये रन करते हैं उसके बाद कौन कौन से स्टेप होते हैं नोड के पास, नोड की जो प्रोसेस है वो कैसे स्पिन होती है और यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो जब नोड प्रोसेस जो स्पिन होती है हमारे पास, है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले सिंक्रोनस कोड वगैरह को देखता है, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को देखता है, उसके बाद जो हमारे कॉल बैक्स है उनको रजिस्टर करता है, फिर इवेंट लूप को स्टार्ट करता है। इवेंट लूप तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक हमारे पास जो कोड है, जो सिंक्रोनस कोड है, वो ख़त्म नहीं हो जाता, वो पूरा रजिस्टर होके ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो स्टार्ट नहीं होता। और भेजता कब है वो आपको पता है। अच्छा, एक कोड एग्जांपल और रन करता हूँ, थोड़ा थोड़ा वो मेंटली रन कर देता हूँ, है कहाँ, पूरा रन करता हूँ। इसका कोड आउटपुट आप कमेंट में बता सकते हो।
तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये और ये सिंक्रोनस कोड जाएगा। सबसे पहले सिंक्रोनस कोड को पकड़ना है, वो जाएगा। उसके बाद ये सब जाएंगे, ठीक है। ये सब में इवेंट लूप चेक करेगा कि क्या सिंक्रोनस कोड हो गया। अगर हो गया हो तो ही ये कॉल बैक क्यू की चीज़ों को वो लेना चालू करेगा कॉल स्टैक में। अगर नहीं हुआ होगा तो वो वेट करेगा, भले ही कॉल बैक क्यूब में कोई भी क्यों ना आ जाए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि सपोज़ करो जो कॉल बैक क्यूब है उसके 3 पार्ट हैं। सपोज़ करो एक हमारा प्रॉमिस नेक्स्ट टिक वाला पार्ट है, रिजॉल्व वाला पार्ट है, और हमारे इवेंट के फेजेस हैं। क्या हो कि अगर हमारा जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, इवेंट लूप का फेज चल रहा है और सेट टाइम आउट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका कॉल बैक एग्जीक्यूट हो रहा है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि जो आईओ स्केलिंग का कॉल बैक है, हमारे पास एक फ़ाइल रीड हो गई है, उसका जो कॉल बैक है वो नेक्स्ट रीड होने के लिए रखा है। पर तभी तभी क्या होता है, जब वो सेट टाइम आउट रीड होने वाला था, रीड हो रहा था, उसी सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन फेज में था, कॉल स्टैक में था, तभी क्या होता है, एक झट से एक प्रॉमिस आता है, रिजॉल्व हो जाता है और माइक्रो टास्क क्यूब में आ जाता है। तो अब हमारा इवेंट लूप कैसे काम करेगा? क्या वो फाइल जो रीड हो गई उसके कॉल बैक को भेजेगा कॉल स्टैक में, या फिर प्रॉमिस को? क्योंकि वो दोनों ही पड़े हैं। तो हमेशा याद रखना, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, जैसे ही इवेंट लूप का कोई फेज़ ख़त्म होता है वो चेक करता है कि कहीं कोई हायर प्रायोरिटी वाला कॉल बैक तो नहीं पड़ा है क्यूज़ में, तो वो उसको भेजेगा पहले, तभी वो अपना नेक्स्ट फ़ेज़ चालू करेगा, वरना वो नेक्स्ट फ़ेज़ अपना चालू नहीं करेगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें फंस सकते हो। बस मुझे बस इतना ही पढ़ाना था। आई होप लाइक शेयर कर देना थोड़ा वीडियो को, बस।